हेलो क्लास, कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटहीन धारा के बारे में। ठीक है, तो वाटलेस करंट जो होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसके बेसिक्स को हम लोग पकड़ते हैं। तो यदि किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा प्रतिरोध का मान क्या है, शुद्ध है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा में क्या है, 90 अंश का कलांतर होता है। इस स्थिति में जो परिपथ की औसत शक्ति होती है वह क्या है, P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90 है। 90 वैल्यू हम लोग फाई की जगह में रखेंगे, चूँकि cos 90 का जो वैल्यू होता है वह हो जाता है 0। तो इस प्रकार जो पूरा मान आ जाएगा, औसत शक्ति जो व्यय है वह क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध 0 है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता। तो परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक, समझ में आया वाटहीन धारा किसे कहते हैं। पिछले क्लास में हमने इसे पढ़ा था कि जब परिपथ में क्या है, शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता है तो औसत ऊर्जा क्षय क्या होती है, 0 होती है ना। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में हमसे पूछा जाए कि वाटहीन धारा क्या है, तो यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध 0 है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, है ना। तथा उसके बाद बता देंगे P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS मल्टीप्लाई cos 90, है ना। तथा P एवरेज का मान आ जाएगा 0। इस प्रकार से आपको बताना होगा। ठीक, लेकिन व्यवहार में ऐसा होना असंभव है, क्योंकि कोई भी जो परिपथ होता है वह क्या है, प्रतिरोधहीन नहीं होता है ना। कोई भी जो परिपथ है वह प्रतिरोधहीन नहीं होता। परिपथ के कुंडली और संधारित्र एवं संयोजी तारों का तो कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। अत्यंत अल्प से अल्प भी प्रतिरोध उसमें होता है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम रेजिस्टेंस लेस बना दें, है ना। उसमें क्या होता है, प्रतिरोध होता ही है। तो व्यवहार में क्या है, वाटहीन धारा प्राप्त करना असंभव है। ठीक, तो चित्र 13.35 में शुद्ध प्रेरकत्व प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए तत्कालिक धारा I तथा वोल्टेज V और शक्ति P के बीच में वक्र खींचा गया है। यहाँ देखिए चित्र को। ठीक है, इस चित्र में आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस परिपथ की जो औसत शक्ति है वह क्या है, 0 होती है ना। 1/4 चक्र में प्रेरकत्व प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से ऊर्जा लेकर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करता है तथा अगले चौथाई में चक्र में प्रेरकत्व का चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है ना। अगले चौथाई में चक्र में प्रेरकत्व का चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, अर्थात अपनी ऊर्जा वापसी कर देता है। ठीक, ये अलग अलग यहाँ पे देखिए जो एनर्जी है और टोटल सम आप लोग करें तो ये नेट वैल्यू जो आएगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रेरकत्व स्रोत से कोई ऊर्जा नहीं लेता है। इस प्रकार शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ में भी यही होता है ना। प्रथम चौड़ाई चक्र में प्रत्यावर्ती स्रोत से जितनी ऊर्जा लेता है अगले चौथाई वक्र में उसको वापसी कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर जितना आ रहा है उतना ही क्या है, ये नीचे चले जा रहा है ना। तो इसका टोटल जोड़ें तो ये +1 ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये -1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0। वैसे ही P के केस में है, I के केस में है, V के केस में है
अलग अलग सभी के केस में है। तो इस प्रकार जो औसत शक्ति का व्यय है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। तो इसका एक अच्छा उपयोग भी है। यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए प्रेरकत्व अथवा धारिता का उपयोग किया जाता है ना। इसके लिए प्रतिदीप्ति नलिकाओं में चोक कुंडली तथा पंखों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको कोई पूछे कि जो पंखा होता है उसमें कंडेंसर क्यों लगा होता है, तो आप बता सकते हैं कि उससे जो धारा का जो औसत व्यय है वह क्या होता है, शून्य हो जाता है ना। उसके हिसाब से क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में है धारा का क्या है वह नियंत्रित किए रहता है ना, नियंत्रण में करता है। इसके लिए क्या है, पंखों में क्या है, संधारित्र लगाया जाता है ना। यहीं से क्या है बेस्ड है, जो पंखा में क्या है संधारित्र को लगाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आया होगा कि वाटहीन धारा क्या है। वाटहीन धारा वह धारा है जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है किंतु औसत ऊर्जा व्यय शून्य होता है। तो ऐसे परिपथ में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, परंतु व्यवहार में यह प्राप्त करना असंभव है। अब हम लोग देखेंगे कि चोक कुंडली किसे कहते हैं, है ना। तो दिष्ट धारा परिपथ में हम धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, किंतु ऐसा करने से विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होने लगता है। हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है जिससे परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित या कम किया जा सके। प्रत्यावर्ती धारा में भी धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, लेकिन दिष्ट धारा परिपथ में की भांति इसमें विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होगा, किंतु यदि एसी परिपथ में प्रतिरोध के स्थान पर प्रेरकत्व का उपयोग करें तो कोई विद्युत ऊर्जा अपव्यय नहीं होती है, क्योंकि शुद्ध प्रेरकत्व युक्त एसी परिपथ में विद्युत वाहक बल और धारा के मध्य कलांतर जो होता है वह है 90 अंश का होता है। इस प्रकार जो औसत शक्ति व्यय है वह क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त प्रेरकत्व को चोक कुंडली कहते हैं। एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त प्रेरकत्व को चोक कुंडली कहते हैं। समझ में आया चोक कुंडली किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। शुरू से एक बार देखते हैं कि देखिए, जब हम लोग दिष्ट धारा परिपथ में धारा को नियंत्रण करने के लिए जो प्रतिरोध लगाते हैं तो उसमें क्या है, अनावश्यक रूप से विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में व्यय होते रहता है, अर्थात वह गर्म हो जाता है ना। प्रतिरोध तो गर्म होगा तो क्या है, ऊर्जा की खपत होगी, है ना। इसके सिवा हमारे पास कोई अन्य साधन नहीं है ना परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करने के लिए। और लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें एक हमें ऑफर मिलता है। कौन सा ऑफर? चोक कुंडली का। ठीक, तो क्यों चोक कुंडली का? क्योंकि इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर है वह है 90 अंश होता है, जिससे औसत जो ऊर्जा क्षय है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए जो प्रेरकत्व को प्रयुक्त करते हैं, है ना। प्रेरकत्व मतलब एक तरह से कुंडली, यहाँ देखिए इसे कहते हैं चोक कुंडली। यह क्या है, एक इसी प्रेरकत्व कहते हैं, प्रेरकत्व। तो इस प्रयुक्त प्रेरकत्व को ही क्या कहते हैं, चोक कुंडली कहते हैं। इसका प्रेरकत्व उच्च तथा ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, लगभग शून्य होता है। चोक कुंडली उच्च प्रेरकत्व की। अब चोक कुंडली किसे कहते हैं उसे देखते हैं। ठीक,
चोक कुंडली कैसे बनी होती है वह है, तो चोक कुंडली उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है जो तांबे के विद्युत रोधी मोटे तारों के अनेक फेरे नर्म लोहे के क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। नर्म लोहे के क्रोड लेने और उस पर तार के अधिक फेरे लपेटने से उसका प्रेरकत्व और अधिक हो जाता है। साथ ही तांबे के मोटे तार लेने से इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। व्यवहार में चोक कुंडली का प्रतिरोध कभी शून्य नहीं होता। यह बात ध्यान रखिए कि व्यवहार में चोक कुंडली का जो प्रतिरोध होता है वह कभी शून्य नहीं हो सकता। अतः विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में अवश्य ही अपव्यय होता रहता है। क्रोड की शैथिल्य हानि और भंवर धाराओं के कारण भी कुछ विद्युत ऊर्जा का अपव्यय होता रहता है। मतलब शैथिल्य हास मतलब बार बार चुंबकित विचुंबकित होने से क्या है, उसमें ऊर्जा का हानि होता है ना। और भंवर धाराओं के कारण भी, भंवर धारा के कारण भी क्या है, ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में अपव्यय होता रहता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग को पता है क्या है, क्रोड प्रचलित बनाए जाते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो भंवर धारा को रोकने के लिए क्रोड प्रचलित किया जाता है ना। और इस चोक कुंडली का उपयोग होता है मरकरी लैम्प, ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी क्रम में हम लोग चोक कुंडली लगाते हैं। आप लोग डंडा वाला बल्ब देखेंगे, उसके बीच में एक कुंडली लगा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये जो परिपथ है उसमें बहने वाली धारा को नियंत्रित करते हैं, जिससे यह क्या है, जो लैंप है हमारी वह क्या है, सुरक्षित बना रहे। साथ ही जो चोक कुंडली का उपयोग विद्युत ऊर्जा का अपव्यय को कम करने के लिए किया जाता है ना। चोक कुंडली के उपयोग से विद्युत ऊर्जा का अपव्यय नगण्य होता है। तो इस प्रकार चोक कुंडली किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए तो इसका परिभाषा बताना और ये डायग्राम है उसको बताना, तथा इसका किस प्रकार से इसकी बनावट है उसे बनाना और उपयोग को, है ना। यहाँ तक में आपका आंसर कंप्लीट होगा, ठीक। अच्छा, अब चलते हैं आगे।